हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और बच्चों ये एमसीक्यू जिसने सॉल्व कर लिए वो जेनेटिक्स के हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स मैंने इस लेसन में नहीं डाली है। पेडिग्री के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 15 से 20 पेडिग्री प्रॉब्लम्स में दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो पेडिग्री को छोड़ के बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। If genes of an allelic pair are not same, this condition is called homozygous, heterozygous, diallelic, polyallelic। क्या बोला बच्चों? If genes of an allelic pair are not same, अगर allelic pair सेम ना हो तो क्या बोलोगे आप उसको? जैसे बच्चों एक ये कंडीशन अगर मैं लिख दूं और एक ऐसे कंडीशन लिख दूं, तो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे देखो आप अलील पेयर सेम नहीं है तो इसको बोलोगे आप हेट्रोजाइगस कंडीशन। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट अबाउट ट्रेट्स चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें से कौन सा ट्रेट इनमें से राइट है, करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है टर्मिनल पोड वॉज डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड वॉज डोमिनेंट, ग्रीन कलर्ड पोड वॉज डोमिनेंट, टॉल प्लांट्स वर रिसेसिव। टॉल प्लांट्स वाला गलत है, ग्रीन कलर्ड पोड वॉज डोमिनेंट ये ठीक है बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड गलत हो जाता है, टर्मिनल पोड वॉज डोमिनेंट ये भी गलत है। ओके, सी इज द राइट आंसर। द एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय आई जीन, डी जीन, अल्फा जीन या बीटा जीन। बच्चों आपके ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है आपका आई जीन। ए इज द राइट आंसर। The Mendel crossed true breeding tall and dwarf plant varieties in his experiment. The tall character was dominant and recessive character was dwarf. The recessive character was appeared in देखो कितना सिंपल सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछेगा कि रिसेसिव करेक्टर कभी अपीयर होता है। तो बच्चों जो रिसेसिव करेक्टर F1 के अंदर तो सारे ही टॉल थे, हमने देखा था 40 का आया था, बट F2 जनरेशन के अंदर 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था। सो F2 जनरेशन के अंदर हमें रिसेसिव करेक्टर अपीयर होता है। बी इज द राइट आंसर। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ एंड टॉल इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट वाज। ध्यान से पढ़िए बच्चों, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ, पहले लिखा है ड्वार्फ, एंड टॉल in F2 generation of Mendel experiment was 1/4 and 3/4, 3/4 and 1/4, 2/3 and 1/3, none of the above। तो बच्चों ड्वार्फ जो था वो सिर्फ एक ही था, यानी कि अगर इस बॉक्स में हम ऐसे पुनेट स्क्वायर जब हमने बनाया था तो इस पुनेट स्क्वायर के अंदर सिर्फ एक ही ड्वार्फ था, तो ड्वार्फ के लिए 25% बचता है और बाकी के जो 3 थे वो टॉल थे तो उनके लिए 75% बचता है। तो हम वहाँ से बोल सकते हैं कि जो 25% है वो क्या है, हमारा ड्वार्फ है, और शुरू में ड्वार्फ का पूछा है तो ये हो जाएगा 1/4 और देन 75 के लिए हो जाएगा हमारा 3/4। ए इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर 4। मेंडल ने फैक्टर शब्द किसके लिए यूज किया बच्चों? जीन्स के लिए यूज किया, ट्रेट्स के लिए यूज किया, करेक्टर्स के लिए यूज किया या ओपेरॉन के लिए? ऑब्वियसली सबको पता है जीन्स के लिए मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया था। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज। स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या है? नीट 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सो क्या ये म्यूटॉन है, रेप्लिकॉन है, ओपेरॉन है या सिस्ट्रॉन है? तो बच्चों स्ट्रक्चरल जीन के जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है सिस्ट्रॉन, और ये मैंने आपको करवाया हुआ है मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। हालांकि ये टॉपिक जो है आपका आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे ही पुट ऑन कर दिया मैंने। What types of gamete will be formed by genotype small r, capital Y, small y? So क्या कौन से किस तरह के गैमेट इसमें बनेंगे आपको बना के देखने हैं। तो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल r कैपिटल y, कैपिटल R कैपिटल Y एंड कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y एंड कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R एंड कैपिटल Y स्मॉल y। तो बना के देख सकते हो आप बच्चों। कैपिटल R एक बार कैपिटल Y के साथ चला जाएगा और एक बार कैपिटल R स्मॉल r जो है
स्मॉल वाई के साथ आ जाएगा, ठीक है। एक बार स्मॉल आर जो है कैपिटल वाई के साथ, और एक बार ये वाला, दो तरह के गैमेट बनेंगे इससे। सो राइट आंसर इज ए। टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ होमोजाइगस जीन आर। जो होमोजाइगस जीन होता है वो कितने तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा? एक तरह के, दो तरह के, 3 टाइप के या 4 टाइप के। तो बच्चों होमोजाइगस जीन को हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए ऐसे हम होमोजाइगस को लिखते हैं और ऐसे हम हेट्रोजाइगस को लिखते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस का तो हमें बताना ही नहीं है, हमें सिर्फ होमोजाइगस का बताना है। तो इससे कितने टाइप के? देखो इस तरह के, ठीक है। तो दोनों कैपिटल टी गैमेट बन रहे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, यानी कि 1 टाइप के गैमेट बन रहे हैं। अगर आपसे हेट्रोजाइगस का पूछा जाता तो आप बोलते 2 टाइप के बनेंगे। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन इज। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहली बात तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन है, F2 जनरेशन का पूछा गया है। और क्या पूछा है? जीनोटिपिक रेशियो आपसे पूछा गया है बच्चों। तो फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। ओके, बी इज द राइट आंसर। जीनोटिपिक रेशियो होता तो आपका हो जाता 3:1, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो होता तो 3:1 हो जाता। F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are same as 1:2:1. It represents a case of, ये किस तरह का केस है? जब हमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम दिख रहे हैं और दोनों क्या दिख रहे हैं? 1:2:1। तो क्या ऐसा कोडोमिनेंस में होता है या डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है? ऐसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस में होता है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है? तो बच्चों केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जब हम F2 जनरेशन करते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 होते हैं। सो यहाँ पे हमारा 11th का हो जाएगा डी। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा गया है और फिनोटिपिक रेशियो आपसे पूछा गया बच्चों। अगर आपको F1 या F2 जनरेशन नहीं दिया हुआ है ऑलरेडी तो आप सिर्फ F2 जनरेशन की बात करेंगे। तो F2 जनरेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो होता है हमारा 1:2:1, 9:3:2:1, 9:3:1:3 या 9:3:3:1। ऑब्वियसली फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1। इफ मेल इज capital T and female is small t, then they contribute pollen and eggs respectively with capital T and capital T gametes, small t and capital T gametes, capital T and small t gametes, capital T and small t gametes। किस तरह के गैमेट बनेंगे बच्चों? तो देखो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, तो इनके जब गैमेट होंगे अलग अलग होंगे बच्चों, तो एक से कैपिटल T टाइप के गैमेट बनेंगे, एक से स्मॉल t टाइप के गैमेट बनेंगे। सो डी इज योर राइट आंसर। चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इनकरेक्ट पेयर चूज करना, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है सबसे पहले कि करेक्ट चूज करना या इनकरेक्ट वाला चूज करना है। तो देखिए बच्चों इनकरेक्ट पेयर, पोड शेप, इलोंगेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक तरफ ये हमने जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो लिखे हुए हैं। सीड कलर में येलो और ग्रीन, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ऐसे थे। सीड शेप, राउंड, रिंकल, फ्लावर पोजीशन, एक्सल टर्मिनल। फ्लावर पोजीशन भी हमने पढ़ा है, सीड शेप भी हमने राउंड रिंकल पढ़ा है, सीड कलर भी हमने येलो ग्रीन पढ़ा है। लेकिन बच्चों पोड शेप जो हमारा इलोंगेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होता है। पोड शेप के अंदर इलोंगेटेड के बजाय वहाँ पे फुली था, ठीक है ना, फुली। तो ये हमारा इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा। सो ए इज योर right answer. Which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble both the parents? देखो बच्चों ध्यान से पढ़िए, नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्या बोला? Which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parent? F1 जनरेशन जो बनेगी, F1 जो प्रोजेनी बनेगी, उसमें जो जानवर होगा वो दोनों की कैरेक्टर शो करेगा। पेरेंट, दोनों पेरेंट के, मदर के भी शो कर रहा है, फादर के भी शो कर रहा है। ओके, तो ऐसा कब होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में या कोडोमिनेंस में, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या लॉ ऑफ डोमिनेंस में। तो बच्चों कोडोमिनेंस के केस में दोनों के कैरेक्टर सामने आते हैं इक्वली, ठीक है।
फादर और मदर, जैसे कि आपने कोट कलर देखा होगा, तो कोट कलर में जो गाय भैंस के ऊपर जो कोटिंग होती है वो ब्लैक और वाइट दोनों तरह के पैच दिखते हैं, तो दोनों तरफ से कैरेक्टर इक्वली रिजेंबल हो रहे हैं प्रोजेनी के अंदर। सो दिस इज कोडोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड, येलो राउंड में कौन सा दिया इन्होंने, कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स हैविंग ग्रीन रिंकल्ड यानी कि स्मॉल वाई स्मॉल आर। फाइंड आउट द टोटल सीड्स हैविंग येलो कलर इन F2 जनरेशन। येलो कलर वाले कितने होंगे, तो सिर्फ आपको येलो कलर का बताना है बच्चों यहाँ पे। तो देखिए 9 तो आपको पता है, 9 3 3 1 करते हैं तो 9 तो आता ही था, प्लस 3 एक बार किसके साथ में आता था, रिंकल के साथ भी आता था, तो 9 + 3 ये आपका 12 हो जाता है। 12 कलर जो थे वो 12 येलो कलर के सीड आपको अपीयर होते थे। ए इज द राइट आंसर। आप F2 आप वो क्रॉस बना करके भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। थ्योरेटिकली इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वन अलील फंक्शन एज नॉर्मल वाइल अनदर अलील में फंक्शन एज, एक अलील तो नॉर्मल फंक्शन करता है, ठीक है भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर क्वेश्चन है, पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। वाइल अनदर अलील में फंक्शन एज, और दूसरा अलील कैसे काम करेगा, क्या वो नॉर्मल अलील है या नॉन फंक्शनल होगा या नॉर्मल बट लेस एफिशिएंट अलील होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों तीनों ही कंडीशन ठीक है। जो दूसरा वाला अलील है, जैसे कि वहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन की थी स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर, तो इसमें से जो दूसरे वाला है रिसेसिव वाला जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है या कम एफिशिएंट भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट characters don't show any blending and both the characters are recovered as such in F2 generation as the one character was absent in F1 progeny is, ये किसके अंदर आता है बच्चों, देखिए एक बार फिर से पढ़िए इसको। लॉ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट करेक्टर्स डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, यहीं से आप लाइन पकड़ जाइए, करेक्टर्स डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, करेक्टर जब ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, एंड बोथ द करेक्टर रिकवर्ड एज सच, और करेक्टर F2 जनरेशन में वैसे के वैसे रिकवर हो जाते हैं। ऐसा कब होता है बच्चों, तो ये हमारा प्योरिटी ऑफ गैमेट में होता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में, क्योंकि गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते, वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और यू कैन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आप इसका आंसर दे सकते थे अगर यहाँ पे MCQ होता तो। द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड, ऑफस्प्रिंग की अपने पेरेंट्स के जैसे रिजेंबल करने की जो टेंडेंसी है, जो कोशिश है, उसको क्या बोलते हैं। रिजेंबल करने के लिए वेरिएशन बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, इनहेरिटेंस या डोमिनेंस क्या बोलते हैं बच्चों। देखो रिजेंबलेंस पे पूछा है तो इसको बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे इनहेरिटेंस, एक्चुअली वेरिएशन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। वेरिएशन तब बोलेंगे जब रिजेंबल की बजाय हमें बोला होता कि कितना डिफरेंट दिखता है, ठीक है। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट द जर्म सेल्स ऑलवेज हैव, जर्म सेल्स के पास हमेशा क्या होगा सेग्रीगेशन वाले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, 1 पेयर टू अलील्स, 1/4 ऑफ द अलील्स, इधर 1 अलील ऑफ फादर और 1 अलील ऑफ मदर, एनी पेयर ऑफ अलील। देखो बच्चों जब भी जर्म सेल्स बनती है यानी कि गैमेट्स बनते हैं, तो एक गैमेट के अंदर या तो फादर वाला करेक्टर आएगा या मदर वाला, इधर 1 अलील ऑफ फादर और 1 अलील ऑफ मदर। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैचिंग करनी है बच्चों, एक तरफ लिखे हुए हैं आपके डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और एक तरफ इनकी अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है आपको। तो देखिए डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस में क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस कर देता है, कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस करते हैं। प्लियोट्रोपी को आपको बताया हुआ है, प्लियोट्रोपी में क्या होता है जब कोई एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इधर क्या लिखा हुआ है, मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को जब गवर्न करते हैं तो ये हो जाता है बच्चों हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या है, इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली 1 अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, जब केवल एक एक्सप्रेस करता है खुद को और दूसरा कमज़ोर पड़ जाता है, एक जो ताकतवर होता है वो दूसरे को दबा देता है, तो ये डोमिनेंस है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डोमिनेंस। उसके बाद इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ कंप्लीटली, जब बोथ अलील एक्सप्रेस करते हैं तो ये कोडोमिनेंस हो जाएगा।
ओके। और अ जीन इन्फ्लुएंसेस मैनी करेक्टर, जब एक जीन बहुत सारे करेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। When alleles of two contrasting characters are present together, one of the character expresses itself during the cross while the other remains hidden. This is क्या बोला? When alleles of two contrasting characters are present together, one of the character express itself during the cross while the other remains hidden. This is called law of purity of gametes, law of segregation, law of dominance या law of independent assortment. तो बच्चों जब एक जो है वो दूसरे को सप्रेस कर देता है तो क्या होता है, देखो जैसे ऐसे अगर हम लिखते थे कैपिटल वाला स्मॉल टी वाले को सप्रेस कर देता था, तो ये क्या होता था? लॉ ऑफ डोमिनेंस था बच्चों, प्रभाविता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन, नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको देख के डरना नहीं आपको बिल्कुल भी, ध्यान से बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ टू पर्सन्स विद ए बी ब्लड ग्रुप मैरी, दो लोगों ने शादी की ए बी ब्लड ग्रुप के साथ वालों ने शादी की, एंड हैव सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप इन 1:2:1। ये इनके जीनोटाइप आ गए, और यू कैन से फिनोटाइप आ गए। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप proteins in AB blood group individuals. This is an example of codominance, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या प्लियोट्रॉपी। देखो बच्चों एक्चुअल में आपका जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरी रामायण आपको वैसे ही देखे, आपका क्वेश्चन स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, यहाँ से एक्चुअली बोथ से आप स्टार्ट करो इसको, बोथ ए एंड बी टाइप प्रोटीन इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जब ए और बी के अंदर दोनों ही ए एंटीजन भी खुद को एक्सप्रेस करता है, बी एंटीजन भी खुद को एक्सप्रेस करता है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? जब दोनों एंटीजन खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ये कोडोमिनेंस है। ठीक है, तो इतना पूरे की पूरी रामायण में है कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन हमारा यहां से यहां तक था, बस यही क्वेश्चन था हमारा। अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, लिंकेज है एक तरफ, लिंकेज, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, पॉलीप्लॉइडी, अनदर साइड है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मोर्गन डीवरीज। एक बार इनको फटाफट पढ़ने से आपको दिमाग में चढ़ जाता है भाई किसका क्या करना है। तो बच्चों देखिए लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था टी.एच. मोर्गन ने, थॉमस हंट मोर्गन भाई साहब ने लिंकेज के बारे में बताया था। म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था ह्यूगो डी वरीज ने, 4th आ जाएगा इसका। देन क्रॉसिंग ओवर क्या है? रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, जब मियोसिस होता है, मियोसिस 2 के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है बच्चों। और उसके बाद बच गया अपना पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या है? जब एक कंप्लीट सेट एक्स्ट्रा हो जाता है, 1 या 2 सेट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन 2 alleles कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, दीज आर कॉल्ड। जब मोर देन 2 alleles आर कंट्रोलिंग, मोर देन 2 alleles कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील, ट्रांसजेनिक अलील, प्लियोट्रॉपिक अलील या पॉलीट्रॉपिक अलील। बच्चों ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलिलिज्म में मैंने आपको करवाया था कि बहुत सारे अलील जो होते हैं वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर लें, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो आई जीन होता है, आई जीन अलग अलग तरह के अलील्स बनाता है, लाइक आई ए, आई बी, आई ओ, ओके। मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ए बी ब्लड ग्रुप है। द चाइल्ड विल नॉट हैव, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा। तो बच्चों आप इसको ऐसे क्रॉस बना के भी देख सकते हो कि इस टाइप से जो हम पुनेट स्क्वायर टाइप बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसमें पाओगे, मैं सिंपली आपको आंसर बता देता हूँ और स्क्रीन पे आपके सॉल्यूशन भी फ्लैश कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता किसी भी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे भी हो सकते हैं, बी वाले भी हो सकते हैं, ए बी वाले भी हो सकते हैं, ओ वाले बच्चे नहीं होंगे इनके, अगर मदर का ए है और फादर का ए बी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल अलील कैन बी मैनिफेस्टेड ओनली व्हेन देयर इज स्टडी ऑफ। मल्टीपल अलील को हम केवल तब समझ सकते हैं जब क्या हो? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो, जीनस हो, पॉपुलेशन हो या फाइलम हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है। मल्टीपल अलील में क्या होता है? एक अलील, एक जीन के
2 से ज़्यादा अलील हों, ठीक है ना। तो जैसे कि ब्लड ग्रुप में IA भी इसका अलील होता है, IB भी होता है और एक होता है IO। लेकिन एक बंदे के अंदर तो 2 ही मिलेंगे, तो एक बंदे में 2 मिलेंगे, तो क्या आप एक बंदे को स्टडी करके मल्टीपल अलील को समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। मल्टीपल अलीलिज्म को समझने के लिए आपको पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप मल्टीपल अलीलिज्म को समझ पाएंगे। क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को स्टडी करोगे तभी तो आपको ये अलग अलग अलील देखने को मिलेंगे, एक बंदे में तो सिर्फ 2 ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज स्टार्च सिंथेसिस जीन इन पी प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ। स्टार्च सिंथेसिस जीन किस चीज़ का एग्जाम्पल है पी प्लांट में? सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, मल्टीपल जीन्स प्रोड्यूस मल्टीपल इफेक्ट, 2 जीन्स प्रोड्यूस सिंगल इफेक्ट, मल्टीपल जीन्स प्रोड्यूस सिंगल इफेक्ट। सो बच्चों यहाँ पे हमें एक्चुअल में सिंगल जीन जब एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये जो एग्जांपल है प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है। प्लियोट्रोपी मैंने बच्चों आपको क्लास में बहुत अच्छे से करवाया था, तब बताया था कि जब एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्लियोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे एक स्टार्च सिंथेसिस का एग्जांपल था, एक सिकल सेल एनीमिया का प्लियोट्रोपी में एग्जांपल आपको दिया था मैंने, ठीक है। विच क्रॉस वॉज यूज टू स्टडी द इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट? विच क्रॉस वॉज यूज टू स्टडी द इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट? बच्चों इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को स्टडी करना है तो किस तरह का क्रॉस बनाना पड़ेगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, या दोनों ही बनाने पड़ेंगे? तो बच्चों ये कान खोल के सभी बच्चे अपने दिमाग में डाल लो कि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को स्टडी करने के लिए आपको सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा, तभी आप स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओनली डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हाउ मैनी फैक्टर्स एंड अलील्स आर इन्वॉल्व फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस? इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हाउ मैनी फैक्टर्स, कितने फैक्टर एंड कितने अलील इन्वॉल्व होंगे? 1 फैक्टर एंड 2 अलील, 2 फैक्टर एंड 2 अलील, 2 फैक्टर एंड 4 अलील, ओनली फैक्टर नॉट अलील। तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस को ही हम रेफरेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो डाई हाइब्रिड में क्या होता है कि आप कोई भी 2 जीन लोगे, कोई भी 2 जीन हो सकते हैं, जैसे कि एक हाइट का जीन हो गया, एक फ्लावर कलर का जीन हो गया, 2 जीन हो गए। अब जीन को हम बोलते हैं फैक्टर, तो यानी कि 2 जीन को मैं 2 फैक्टर लिख सकता हूँ, राइट, ओके। और एक अलील के एक जीन के 2 अलील होते हैं, तो 2 जीन के 4 अलील हो गए बच्चों, ओके। यानी कि बी इज योर राइट आंसर, सॉरी नॉट बी, सी इज योर राइट आंसर। 2 फैक्टर एंड 4 अलील, सी इज योर राइट आंसर, नॉट बी। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ऑब्जर्व्ड इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने तरह के जीनोटाइप आपको अपीयर होते हैं? तो बच्चों जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप लिखते हो F2, देखो मैंने बोला ना कि जब भी अगर आपको F1 या F2 ना दे रखा हो तो आप किसका बताएंगे? आप F2 जनरेशन का बताएंगे, जब भी अगर आपको जनरेशन के बारे में क्लियर नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हमें F2 जनरेशन का जीनोटाइप बताना है, और किसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो क्या बनता था बच्चों, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा होता था 1:, पहले 12-12 लिख लो, 2 बार 12-12, बीच में आता आपका 4 रेशो, फिर उसके बाद 21-21 लिख दो, 2:1:2:1, कुछ ऐसा सा था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल गिनो ये कितने तरह के आपके जीनोटाइप हैं, 1 2 3 4 और 4 इधर और एक बीच में ये, तो टोटल 9 हो गए बच्चों। ये 9 टाइप के आपके जीनोटाइप आते हैं। सो ए इज योर राइट आंसर। इन क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन सीड्स हैविंग येलो एंड ग्रीन सीड कलर। ऑब्वियसली बच्चों आप इसका क्रॉस बना के जब देखोगे तो आप इसको इजीली कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा कितने आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये आपका 32 का रहेगा 3:1, ओके। और इसका मैंने आपके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके जो फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर दिया इसको कैसे करते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ऑन द प्लांट। मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? मेंडल ने 7 साल तक एक ही प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो था मटर का प्लांट, ठीक है। तो मटर को हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? स्नैपड्रैगन, पीजम सैटिवम, लेथेरस ओडोरेटस, एलियम सैटिवम। बच्चों मटर के पौधे को, पी प्लांट को बोलते हैं पीजम सैटिवम। द लिटरल मीनिंग ऑफ क्रोमोजोम इज, क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक बॉडी, सॉलिड बॉडी, कलर्ड बॉडी, फाइब्रस बॉडी, क्या होता है?
क्रोमोजोम, क्रोमा का मतलब होता है कलर, जोमा का मतलब होता है बॉडी, सो इट इज कलर्ड बॉडी ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप में इनको देखा गया था तो ये डाई जब इनके ऊपर डाली गई, स्टेन जब डाली गई तो ये कलर अपीयर हो रहे थे बच्चों, दैट इज वाई दे वर कॉल्ड कलर्ड बॉडी। What will be the phenotypic and genotypic ratio in F2 generation for Snapdragon flower showing incomplete dominance? What will be the phenotypic and genotypic ratio in F2 generation for Snapdragon flower showing incomplete dominance? बच्चों जब भी incomplete dominance का जिक्र हो और फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना दोनों एक ही होते हैं, सेम होते हैं, 1:2:1 एंड 1:2:1 हमेशा इक्वल होते हैं, सो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इट वाज फर्स्ट टाइम, पहली बार मेंडल ने क्या किया, ए एंड बी वर अप्लाइड इन बायोलॉजी, दो ऐसी चीजें जो बायोलॉजी में अप्लाई की, वहां पे ए और बी आपको बताना क्या है, क्या उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिक्स का यूज किया, या उसने केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का साथ में यूज किया, फिजिक्स बायोलॉजी का यूज किया, या बायोलॉजी इंजीनियरिंग का यूज किया। तो बच्चों मेंडल ने मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक साथ यूज़ किया था, और शायद यही कारण था कि मेंडल की जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैथ को समझने वाले लोग बहुत कम थे, मतलब उनका ये नहीं था कि बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स अप्लाई कर दिया, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको एक डायग्राम दिख रहा है बच्चों, आपको बताने कि ये डायग्राम आपको कौन से लॉ के बारे में या कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। क्या ये डायग्राम आपको लिंकेज के बारे में बता रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बता रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बता रहा है। देखिए बच्चों एनसीईआरटी का यूं डायग्राम यहाँ पे मैंने पुट ऑन किया है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जर्म सेल्स बन रही है वहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, सो इट इज शोइंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी, साइंटिस्ट का नाम बताना बच्चों कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी। सटन एंड मेंडल ने, बोवरी एंड मॉर्गन, मॉर्गन एंड मेंडल, सटन एंड बोवरी। आंसर इज डी, सटन एंड बोवरी ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग, दिस इंडिकेट्स। बच्चों देखो ये बड़े बड़े से क्वेश्चन जो हैं आपको ज़्यादा घबराने पर एक रिलैक्स होकर एक बार पढ़ लेना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बोला गया। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस, बस एक ही लाइन में निचोड़ है इसका, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस्ड। देखो एमसीक्यू में क्या है, क्रोमोसोम फेल्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, the two genes are linked and present on the same chromosome, both of the character are controlled by more than one gene, the genes are located on two different chromosomes। बच्चों ऐसा नहीं है, सी और डी दोनों रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस। जब भी बच्चों ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स के जैसा ज़्यादा अपीयर होता है, ऐसा सिर्फ लिंकेज में होता है। जब लिंक्ड जीन होते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो अलग नहीं दिखते, वो टोटली पेरेंट्स के साथ कॉपी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लिंकेज के कॉन्सेप्ट में होता है। सो यहाँ पे हमारा इसका बी हो जाएगा, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, बी इज योर राइट आंसर। लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों ये। चूज द इनकरेक्ट पेयरिंग अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट चूज करना है बच्चों, गलत चूज करना है। मेल बर्ड होमोगैमेटिक, फीमेल बर्ड हेटेरोगैमेटिक, मेल ड्रोसोफिला हेटेरोगैमेटिक, नन ऑफ द अबव। तो देखिए बच्चों मेल बर्ड होमोगैमेटिक होते हैं, सही बात है, तो ये तो हमारा नहीं आएगा। फीमेल बर्ड हेटेरोगैमेटिक होते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि मेल बर्ड अगर होमोगैमेटिक होता तो ऑब्वियसली फीमेल बर्ड हेटेरोगैमेटिक हो गया। मेल ड्रोसोफिला हेटेरोगैमेटिक, ये बात भी सही है, मेल ड्रोसोफिला हेटेरोगैमेटिक होता है, क्योंकि ठीक है। बच गया डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। ऊपर वाले सारे करेक्ट हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। चूज द इनकरेक्ट पेयर, सेक्स डिटर्मिनेशन पे एक और क्वेश्चन है बच्चों आपका। ग्रास होपर एक्स ओ टाइप या एक्स जीरो टाइप बोल सकते हो, बर्ड्स ZZ ZW टाइप, ड्रोसोफिला XX XO टाइप, ह्यूमन XX XY टाइप। तो बच्चों इनकरेक्ट कौन सा है, ग्रास होपर के पास XO टाइप होता है, ये तो सही है। बर्ड्स के पास भी ZZ ZW होता है, ये भी सही है। ड्रोसोफिला
और ह्यूमन। बच्चों देखो ह्यूमन का भी ठीक है, ड्रोसोफिला के पास भी XX और XY टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है XX XO टाइप, तो ये हमारा इनकरेक्ट पेयर है। ड्रोसोफिला के पास में XX एंड XY होता है जैसे ह्यूमन में होता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमंस आर, सेक्स डिटर्मिनेशन पेयर ह्यूमंस के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमंस कंटेन 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम। जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इन मेल्स 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। इन मेल 2 टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक बात है भाई, ये तो जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म, स्पर्म ही डिसाइड करता है चाइल्ड का, क्योंकि स्पर्म के पास X और Y 2 अलग अलग तरह के गैमेट होते हैं, तो वही डिसाइड करेगा लड़का होगा या लड़की, ये बात भी ठीक है। फीमेल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ ओवम, फीमेल एक ही तरह का ओवम प्रोड्यूस करती है, ये बात भी ठीक है। ह्यूमन कंटेन 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। नो, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन के पास बच्चों 22 पेयर ऑटोसोम्स के होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। म्यूटेशन इज फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरनेशन ऑफ। म्यूटेशन क्या है बच्चों? चेंज इन जीनोटाइप, क्या जीनोटाइप चेंज हो जाता है? चेंज इन फिनोटाइप, क्या अपीयरेंस चेंज हो जाती है? चेंज इन मेटाबॉलिज्म, क्या मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है? ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल बच्चों, जब भी म्यूटेशन होती है तो जीनोटाइप भी चेंज हो जाता है, फिनोटाइप भी चेंज हो सकता है, मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो सकता है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। पॉइंट म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू चेंज इन। पॉइंट म्यूटेशन कब अराइज होती है बच्चों? सिंगल न्यूक्लियोटाइड डीएनए में चेंज होने से, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज होने से, सेगमेंट ऑफ डीएनए चेंज होने से, या ट्रिपल बेस पेयर ऑफ डीएनए चेंज होने से। तो देखो बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन का हमने एक ऑलरेडी एग्जांपल भी किया हुआ है, ऐसे करके आपको ध्यान हो तो लाइक दिस। तो यहाँ पे स्विचिंग हो जाती थी, टी ऊपर चला जाता था, ए नीचे आ जाता था, ये ऐसा हमने सिकल सेल एनीमिया में किया था। तो ये क्या, एक बेस पेयर है बच्चों, ठीक है, और बेस पेयर में जब चेंज हो रहा है तो दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। बी इज योर राइट आंसर एंड एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए बोथ ए एंड बी, या चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो बच्चों देखिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जब ट्रिपलेट के अंदर या तो कुछ डिलीट हो जाए या इंसर्ट हो जाए तब होता है। सो बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसे अमीनो एसिड फिर ढंग से बनेंगे नहीं ट्रिपलेट चेंज होने से। सिकल सेल एनीमिया इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, पॉइंट म्यूटेशन का, पॉलीप्लॉइडी का, एन्यूप्लॉइडी का। तो अगर आपने लास्ट वीडियो सुन नहीं लिया है तो आपको आंसर पता ही है, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। बट बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लो इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर हीमोफीलिया? हीमोफीलिया पे क्वेश्चन है जी आपका। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। बच्चों हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है ये पहली बात, और रिसेसिव डिजीज है, और आपकी एनसीईआरटी में कोई भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है भी नहीं, ठीक है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इन सिकल सेल एनीमिया GAG इज रिप्लेस्ड बाय, GAG किससे रिप्लेस हो जाता है? GGA, AAU, GGC या GUG? तो बच्चों GAG रिप्लेस हो जाता है आपका GUG से ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। डी इज योर राइट आंसर। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स? ऑब्वियसली आप सबको पता है कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, बताओ। मॉर्गन है, डार्विन है, मेंडल है या लेमार्क है? मेंडल भाई साहब है भाई, क्योंकि इसने 7 साल तक मटर के पौधे पे काम किया था और इसको क्रेडिट नहीं मिला, तो इसकी डेथ के बाद इसको क्रेडिट दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। जीनोटाइप क्या होता है बच्चों? व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ जर्म सेल्स, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल। जीनोटाइप होता है बच्चों जेनेटिक कंपोजिशन किसी भी इंडिविजुअल का, और फिनोटाइप अगर पूछा जाता तो फिनोटाइप होता है उसकी अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस। सिकल सेल एनीमिया इज अ, सिकल सेल एनीमिया क्या है बच्चों? सेक्स लिंक्ड डिजीज है, या ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, या वाई लिंक्ड डिजीज है?
तो बच्चों सिकल सेल एनीमिया आपका आता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में। बी इज योर राइट आंसर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है बच्चों ये। होलेंड्रिक जीन्स कहाँ पे होते हैं? होलेंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर। बच्चों होलेंड्रिक जीन्स, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ना मिले आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे ध्यान नहीं है कि एनसीईआरटी में दे रखा है या नहीं दे रखा है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। होलेंड्रिक जीन्स वो होते हैं जो केवल और केवल वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओनली वाई। यानी कि होलेंड्रिक जीन्स किस में होते हैं? सिर्फ मेल में होते हैं, सिर्फ पुरुषों में होलेंड्रिक जीन्स आपके होते हैं। बच्चों आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम किस बीमारी का है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का है या डाउन सिंड्रोम का है, टर्नर सिंड्रोम का है, या फिर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का है। तो बच्चों देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, पाम क्रीज दे रखा है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, यानी कि फिंगर जो होंगी वो काफ़ी लूप टाइप होंगी, ब्रॉड फ्लैट फेस, यूँ का यूँ एनसीईआरटी का डायग्राम, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया भी था कि पाम क्रीज और इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं आपको डाउन सिंड्रोम के केस में। ओके, बी इज योर राइट आंसर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर सेम फिनोमिना, डिफरेंट फिनोमिना, अपोजिट फिनोमिना, आइडेंटिकल फिनोमिना। बच्चों लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ओके, लिंकेज जितना ज़्यादा होगा, दो जीन एक क्रोमोसोम पे बच्चों, दो जीन एक दूसरे के जितने पास पास होंगे उनका सेपरेट होना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर का उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो सेपरेट नहीं होंगे। तो एक दूसरे के विपरीत है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? पढ़िए स्टेटमेंट और इनकरेक्ट फाइंड आउट कीजिए, यानी कि 3 स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलेंगी। Sutton and Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. Next है Drosophila melanogaster could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. Mendelian disorders are mainly determined by alternation of mutation in the single gene. Substitution of valine by glutamic acid at 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule causes sickle cell anemia. यूँ की यूँ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स दी हुई है बच्चों। पहली स्टेटमेंट में बोला भाई सटन एंड बोवरी जो है, क्या उन्होंने ही बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम नोट किया था और उसको जीन के कंपैरेटिव रखा था? बिल्कुल सही भाई, करेक्ट में ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, बिल्कुल भाई ड्रोसोफिला को हम इजीली लैबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन ऑफ म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, ठीक बात है, सिंगल जीन में म्यूटेशन होती है तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर में काउंट करते हैं, ये भी करेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलाइन बाय ग्लूटामिक एसिड, ये उल्टा है बच्चों, ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलाइन बाय ग्लूटामिक एसिड, एक्चुअल में वेलाइन ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस नहीं होता। जब बीमारी होती है तो ग्लूटामिक एसिड वेलाइन से रिप्लेस होता है। ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंडीशंस ऑफ अ कैरियोटाइप हैविंग 2n+1, अगर 2n+1 कंडीशन हो बच्चों, ये म्यूटेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी, मोनोजोमी, पॉलीप्लॉइडी, नन ऑफ देम। तो बच्चों ये हमारा 2n+1, देखो मोनोजोमी पे कंफ्यूज नहीं होना, आप कहीं सोचो कि एक बढ़ गया है, एक्चुअल में 2n+1 में यहाँ पे क्या मोनोजोमी हम बोलते हैं 2n-1 को। ओके, 2n+1 हमारा आएगा ए न्यूप्लॉइडी के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स? वेरिएशन कब नहीं आएगी सिबलिंग्स में, भाई बहन में या जो भी सिबलिंग्स होते हैं उनमें कब वेरिएशन नहीं आएगी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज या म्यूटेशन। बच्चों लिंकेज जितनी ज़्यादा होगी जीन्स में, वेरिएशन उतनी ही कम होगी, ठीक है। सो अगेन लिंकेज इज द कॉन्सेप्ट हियर। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज शोन बाय, देखो बच्चों मैंने आपको बहुत बिल्कुल बार बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कब देखने को मिलती है? क्या ये कलर ब्लाइंडनेस में होती है, थैलेसीमिया में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस या डाउन सिंड्रोम में होती है? बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको मैंने बोला था 2 बीमारियों में ध्यान रखना आपको, एक तो कलर ब्लाइंडनेस में ध्यान रखना है और एक आपको बताया था हीमोफीलिया, क्योंकि दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में ही हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। सो कलर ब्लाइंडनेस इज योर राइट आंसर। इसके बजाय कलर ब्लाइंडनेस की जगह यहाँ पे हीमोफीलिया भी हो सकता था।
विच लॉ ऑफ मेंडल वॉज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बच्चों मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उनमें से 2 लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुए थे। तो वो 2 लॉ कौन कौन से थे? एक तो था बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि स्नैपड्रैगन में देखा था आपने कि दोनों जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव को पूरे तरीके से नहीं दबा पाता, तो वो उसका एंटी था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, तो ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। और एक था बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। सो योर राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। केवल एक ही लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ था, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इनमें से कौन सी बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है? बच्चों आपके जेनेटिक्स में 2 तरह की डिजीज आती है, एक आती है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यानी कि यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकीटोन्यूरिया, टर्नर सिंड्रोम, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे देखिए बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, टर्नर सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है बच्चों, ठीक है, जहाँ पे एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण जो फिनाइल एलानिन होता है वो बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है बच्चों? स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, क्या ये मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है? ए बी ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का, एक्सोटाइप सेक्स डिटरमिनेशन ग्रासहोपर में, टीएच मॉर्गन लिंकेज। बच्चों टीएच मॉर्गन ने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था, ये बात तो ठीक है। ग्रासहोपर के अंदर एक्सोटाइप सेक्स डिटरमिनेशन है, ये भी ठीक है। कोडोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप, ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कोडोमिनेंस है। स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल नहीं है, ये है बच्चों हमारा प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। Hemophilia is a sex-linked recessive disease. Down syndrome is due to aneuploidy. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. Sickle cell anemia is an X-linked recessive gene disorder. देखो बच्चों कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट इनमें? हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल सही है, ये तो ए वाली करेक्ट होगी हमारी। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, क्या डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 21st क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है 21st पे, तो एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है, ये भी करेक्ट है। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, क्या ये बात सही है? ये भी सही है, फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है बच्चों। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड, नो सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, सिकल सेल एनीमिया बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो आपके पहले 3 करेक्ट हैं, यानी कि देखो ऑप्शंस में ए बी और सी आर करेक्ट, कहाँ पे है? डी में नीचे लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर करेक्ट, दिस इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी ट्रेड्स एंड करेक्टर्स वर स्टडीड बाय मेंडल रिस्पेक्टिवली। मेंडल ने कितने ट्रेड्स स्टडी किए थे और कितने करेक्टर स्टडी किए थे बच्चों? 7 7 14 7 7 14 2 7। ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी ट्रेड्स, पहले ट्रेड लिखा गया है उसके बाद करेक्टर लिखा गया है, तो ट्रेड कितने थे? ट्रेड तो बच्चों 14 थे ना, ठीक है, जैसे एक तरफ टोल था दूसरी तरफ डोर था, तो ऐसे टोटल 14 ट्रेड थे और 14 ट्रेड के 7 करेक्टर थे। ओके, तो 14 7 आ जाएगा यहाँ पे, पहले हमें ट्रेड का बताना है इसलिए, ठीक है, तो आप 7 14 नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन ऑफ चूजिंग ड्रोसोफिला बाय मॉर्गन। भाई मॉर्गन भाई साहब ने, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? लिंकेज पे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, क्यों चूज किया इसको? स्मॉल लाइफ साइकिल एंड इजी टू फीड, मेल एंड फीमेल लुक्स डिफरेंट, हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑल ऑफ दीज। बच्चों ये सारे ही बेनिफिट हमें ड्रोसोफिला में देखने को मिल रहे थे। उसका स्मॉल लाइफ साइकिल भी था, उसको खाना खिलाना भी ईजी था, उसके अंदर मेल और फीमेल बिल्कुल अलग से अपीयर हो जाते थे, तो पहचानने भी आसानी होती थी, और इनके पास में कम क्रोमोसोम थे, सिर्फ 4 ही पेयर क्रोमोसोम के थे, यानी कि टोटल 8 क्रोमोसोम इनके पास थे, तो इसीलिए इनको इनके जेनेटिक मेकअप को स्टडी करना ईजी था। सो ये सारे के सारे ही रीज़न थे, मॉर्गन ने इसलिए इनको चुना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों? क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या वाई लिंक्ड डिजीज है? देखो बच्चों अगर मैं इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करूं तो वाई लिंक्ड का तो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे हम। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव भी ये नहीं है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मैंने आपको सिर्फ 2 ही डिजीज बताई थी, हीमोफीलिया और एक थी आपके बच्चों कलर ब्लाइंडनेस, ये भी नहीं है।
बच गया क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट। आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट की सिर्फ एक ही डिजीज आपके सिलेबस में दे रखी है बच्चों, जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और इसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक और नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ध्यान रखेंगे सभी। फाइंड आउट द करेक्ट वन, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है बच्चों। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, linkage is inversely proportional to recombination, both A and B are correct statement, only A is correct statement। तो बच्चों डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही ईजिली हो पाएगा। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्बिनेशन, यानी कि लिंक्ड जीन जो होंगे वो कम से कम रिकम्बाइन कर पाएंगे, ये बात भी ठीक है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दैट मीन्स सी इज योर राइट आंसर। स्किन कलर एंड आई कलर आर स्टडीड अंडर, बच्चों स्किन कलर और आई कलर जेनेटिक्स के अंदर हम कौन सी कैटेगरी में काउंट करते हैं इसको, क्या ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्या ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, बोथ ए एंड बी आर राइट। तो बच्चों स्किन कलर और आई कलर हमने किस में किया था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में किया था, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ही हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि जितने ज़्यादा डोमिनेंट होंगे उतना ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो हमने स्किन कलर किया था भाई, जितने ज़्यादा डोमिनेंट होते थे उतना स्किन का कलर ज़्यादा डार्क आता था, ठीक है, या आई कलर के ऊपर भी आप इसको लेकर चल सकते हैं। सो सी इज योर, नो डी इज योर राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर राइट। द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस वॉज, टेस्ट क्रॉस क्यों करवाया जाता है, सिग्निफिकेंस बताना है। टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट, टू चेक द एलीलिक इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स, टू चेक द फिनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट, टू फाइंड आउट द लिंकेज बिटवीन जीन्स। बच्चों जब भी हमें अननोन प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट करना होता था तो हम टेस्ट क्रॉस करवाते थे, ये मैंने आपको पुनेट स्क्वायर बना के भी क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था। तो हमें अननोन प्लांट का जब जीनोटाइप चेक करना होता है तो हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएशन फ्रॉम मेंडल्स प्रिंसिपल्स, मेंडल के प्रिंसिपल पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएशन, मतलब कि ये चीज़ें इसके अगेंस्ट है, मेंडल प्रिंसिपल के अगेंस्ट कौन से लॉ हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टोसिस, कोडोमिनेंस, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल बच्चों ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये मेंडल के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको नहीं मानती, ऑल ऑफ दीज। मेंडल्स वर्क, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड, मेंडल का जो वर्क था बच्चों, मेंडल ने आप 7 साल तक काम किया था लेकिन उसके काम को पहचान नहीं मिली, तो 7 साल बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं जो उसके वर्क को रीडिस्कवर करते हैं। वो कब करते हैं, सन बताना आपको, ये था हुआ था बच्चों 1900 में, डी बी इज योर राइट आंसर। तो 70 क्वेश्चन हमने परफॉर्म किए बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आया है। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट ऑनेस्टली आप बताओगे कि आपने 70 में से कितने राइट आंसर दिए हैं, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता रहूं, मुझे भी एक फीडबैक मिलता रहता है बच्चों। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप की एक वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।